अभी आइए दोस्तों, चालू करते हैं हीट का नेक्स्ट लेक्चर। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, आपके परिवार में सब स्वस्थ हैं। तो चालू करते हैं हीट का नया लेक्चर। तो पहला इसमें है अर्दन पॉट कंसेप्ट। अर्दन पॉट कंसेप्ट यानी ये क्या है दोस्तों? ये है अर्दन पॉट। अर्दन पॉट मटका रहता है आपके घर में, सब में गर्मियों में सब हम लोग मटका भर के रखते हैं पानी से। और ये मटका पानी से भर के रखने पर हम लोग क्या करते हैं, ये पानी ठंडा होता है हाँ, कई बार उसके ऊपर कपड़ा भी लगा के रखते हैं। हमने 9th स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ है ये कंसेप्ट, पर इसको सम के रूप में कैसे देखना है वो है। तो 9th कंसेप्ट क्या बोलता है कि मटका जो है इसमें छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स, इजंट इट। और पानी धीरे धीरे क्या होता है कि पानी धीरे धीरे इन पोर्स में से बाहर निकलता है। और पानी धीरे धीरे जैसे ही इन पोर्स के बाहर निकलेगा, मटके के सरफेस पे आएगा, इट हैज टेंडेंसी टू इवापोरेट। टेंडेंसी टू इवापोरेट, टेंड्स टू इवापोरेट। और इवापोरेट होने के लिए आपको पता है कि वाटर को किस में कन्वर्ट होना है? वाटर को वेपर में कन्वर्ट होना है कि नहीं? वाटर को वेपर में कन्वर्ट होना है। तो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उसको लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, जितनी हीट लगेगी इजंट इट, वो क्या करेगा, उतनी हीट उसको एब्जॉर्ब करनी है। और आपको पता है कि लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन वाटर की है 540 कैलोरी पर ग्राम, इजंट इट। 540 कैलोरी पर ग्राम। इतनी 1 ग्राम वाटर इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा। अभी ये हीट लेगा कहां से? वो अंदर वाले पानी से वो हीट लेता है इवापोरेट होने के लिए, इजंट इट। तो अंदर वाले पानी से जब वो हीट लेगा इवापोरेट होने के लिए, तो क्या होगा, इतनी 1 ग्राम को इतनी सारी हीट लगती है। तो जैसे ही वो अंदर वाले पानी से वो यानी हीट खींच के बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो अंदर वाला पानी क्या हो जाएगा? ठंडा होते जाएगा। यही तो होता है कंसेप्ट। कई बार इसको ठंडा रखने के लिए कुछ गनी बैग्स यूज करते हैं, या कॉटन के क्लोथ्स भी गीला करके बांध देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी क्या हो, सरफेस ऑफ अर्दन पॉट पे हो। और ये पानी कंटिन्यूसली क्या करता है, अंदर से इवापोरेट होने के लिए हीट एब्जॉर्ब करता है, और अंदर वाला पानी ठंडा होते जाता है। दिस इज द कंसेप्ट। पर इसको सम के रूप में कैसे लेना है? देखिए कि मान लो अंदर पानी जो है उसका मास है m, स्पेसिफिक हीट है s, और एक कुछ इनिशियल टेम्परेचर है Ti। गॉट माय पॉइंट? और पानी जो बाहर इवापोरेट होगा वो होगा स्मॉल m ग्राम पर कैलोरी, सॉरी पर सेकेंड। इतना पानी इवापोरेट होता है, इजंट इट। अभी m ग्राम पर सेकेंड होता है। ये m ग्राम ये बहुत ही माइन्यूट वाटर होता है। ऐसा नहीं कि 2-4 लीटर पानी क्या हो गया, निकल गया बाहर। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आपने देखा होगा पानी हम लोग भरते हैं तो पूरे दिन में अगर पानी नहीं निकालो तो क्या वो मटका आधा हो जाता है? नहीं, कुछ भी लेवल उसकी यानी माइन्यूट लेवल कम होती है। तो m इज assumed to be very very less than capital M, isn't it? और पर ग्राम हीट कितनी लग रही है? 540 कैलोरी, isn't it? 1 ग्राम पानी को इवापोरेट होने के लिए इतनी हीट लगेगी। तो जो यानी इवापोरेशन होता है वो काफी स्लो होता है, isn't it? अभी इसके सम के रूप में कैसे लिखना है कि अगर मैं आपको ये दे दूं क्वेश्चन कि m ग्राम क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है, तो आफ्टर टाइम t व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? ऐसे क्वेश्चन आता है, फाइनल टेम्परेचर। देखिए दोस्तों, m ग्राम 1 सेकेंड में इवापोरेट हो रहा है, तो t टाइम में कितना पानी इवापोरेट हुआ होगा? mt। 1 सेकेंड में m है तो 2 सेकेंड में 2m, 3 सेकेंड में पर सेकेंड m ग्राम है ना, पर सेकेंड क्या है? m ग्राम है,
इजंट इट? तो क्या होगा, 1 सेकेंड में m, 2 में 2m, 3 में 3m, उतने सेकेंड्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो t सेकेंड में mt हो गया होगा। इसने हीट कितनी एब्जॉर्ब की होगी? हीट एब्जॉर्ब टू इवापोरेट, वो कितना होता है? ml। m कितना है यहां पर? mt। और l क्या है? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दोस्तों, इजंट इट? यही जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट लॉस्ट बाय इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर का तो फेस चेंज नहीं हो रहा है, उसका क्या चेंज होगा? m, कैपिटल M, उसका मास है ms डेल्टा T। और क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है तो फाइनल टेम्परेचर कम होगा, तो Ti माइनस Tf होता है। और ये दोनों को इक्वेट करूंगा मैं, तो ये होगा mTLV, इट इज इक्वल टू, यही तो हीट अंदर वाला पानी तो दे रहा है उसको, ये, इजंट इट? समझा? और इसमें से आप लोग फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हो। अभी यही पूरा समझौता है, ऐसा आपको पता है 1 है, ये 540 है, ये क्या है 5 ग्राम है, तो आप क्या कर सकते हो? फाइनल टेम्परेचर इजीली निकाल सकते हो। यही सब में मैं आपको होमवर्क देता हूं कि मान लो मैं बोल रहा हूं कि जो पानी इवापोरेट हो रहा है, वाटर इवापोरेट हो रहा है, स्मॉल m की वैल्यू है, मान लीजिए कि पॉइंट है, तो ये भी बड़ी वैल्यू 0.01 ग्राम, हाँ, या 10⁻³ पर सेकेंड, इजंट इट? 10⁻³ ग्राम पर सेकेंड इवापोरेट हो रहा है, इजंट इट? और अंदर जो है मास पानी का मटके के अंदर, थोड़ा सा हम लोग मान लेते हैं कि एक 5 किलो पानी है, 5 किलो यानी आप 5000 ग्राम्स लेना पड़ेगा आपको वाटर, इजंट इट? और LF तो ये तो पता है आपको। मान लो मैं बोलता हूं कि 100 सेकेंड बाद, 100 सेकेंड मान लो, या फिर जैसे मान लेते हैं 1000 सेकेंड बाद, 1000 सेकेंड बाद, what is the final temperature if initial temperature of water is 50 डिग्री सेल्सियस? ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आपके पास स्मॉल m की वैल्यू है, आपके पास t की वैल्यू है, आपके पास LV है, आपके पास कैपिटल M की वैल्यू है, S की वैल्यू है, तो आप Ti माइनस TF से आप क्या कर सकते हो? फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर 1000 सेकेंड के बाद कितना ठंडा हो जाएगा पानी, वो डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था अर्दनबॉट कंसेप्ट। इसमें कई बार सम आ जाते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है, ये आपके सामने कॉन्सेप्ट मैंने रखा है। गॉट माय पॉइंट? तो स्क्रीन पॉज करके आप लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट सम्स हैं दोस्तों, वो बेस्ड है एनर्जी एंड पावर पे। आपके लिए मैंने यहाँ पर 2 सम्स बनाए हुए हैं। आपको पता है पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, या फिर एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। दोनों ही क्या है, फॉर्मूला लगते हैं हमको। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये एक क्या है, इमर्शन रॉड है। पहले के ज़माने में गीजर्स नहीं होते थे, तो आज भी बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो ये ऐसे रॉड्स लेके जाते हैं, इसमें पानी में डालें तो क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। ऐसे कई बार ऐसे रॉड्स आपने देखे होंगे। तो ये क्या हो जाता है, ये इमर्शन रॉड है। ये क्या है, इमर्शन रॉड है। इसका एनर्जी
यानी पावर कितना है 500 वैट, 500 वैट पावर ये रॉड का है। यानी 500 वैट का मतलब क्या है कि प्रति सेकेंड 500 जूल एनर्जी दे रहा है, 500 जूल एनर्जी दे रहा है, isn't it? अभी मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर टू 50 डिग्री सेल्सियस इफ यू अज्यूम लॉस ऑफ 10%। तो इफ यू अज्यूम लॉस ऑफ 10%, ये हमको क्या करना है, इसका टाइम निकालना है। इसका मास मैंने नहीं दिया हुआ है, तो मास हम लोग लेते हैं, मान लो कि ये 10 kg है। कितना है मास? 10 kg, isn't it? तो ये मास 10 kg में लिखना भूल गया हूं, तो मास 10 kg है। तो कैसे टैकल करना है हमको? बहुत ही इजी है। देखिए हीट कितनी लगेगी, हीट लगेगी ms डेल्टा टी। अभी m कितना है? 10 kg है, isn't it? 10 kg यानी ये कितना हो जाएगा अपना ग्राम में? 10 kg है तो ग्राम में कितना हो जाएगा? 10,000 ग्राम हो जाएगा। एस दोस्तों अभी 1 कैलोरी नहीं लेना है, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एस में 1 कैलोरी नहीं लूं, क्योंकि एनर्जी जो है वो 500 वैट है, 500 वैट है 500 जूल पर सेकेंड। तो एस मेरा जो होगा वो होगा जूल में, जो कि 4.2 जूल पर ग्राम। तो ये होगा 4.2 जूल, isn't it? ये बहुत ही ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना चाहिए? 10 डिग्री से 50 डिग्री तक चाहिए। तो 10 डिग्री से 50 डिग्री यानी ये 40 हो जाएगा। इतना एनर्जी मुझे चाहिए, पर एनर्जी मिल रहा कितना है? रॉड कितना दे रहा था? 500, और लॉस कितना है? 10%। तो आउटपुट एनर्जी कितनी है? एनर्जी क्या होगा? पावर इंटू टाइम। तो 500 टाइम तो पता नहीं है मुझे, तो उसको टी ले रहा हूं, और 10% लॉस है, यानी बचा कितना? 90%। 90% यानी 90/100 यानी 0.9। ये समझा? 0.9 से क्यों? इतनी एनर्जी हमको रॉड दे रहा है, 500 वो दे रहा था, 10% लॉस हो गए, तो आउटपुट एनर्जी इतनी मिल रही है। तो ये भी तो एनर्जी है, हीट यानी एनर्जी, ये भी एनर्जी है। अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो 500 इंटू 0.9, 5 4 ये 450 टी इक्वल टू 1 2 3 4, isn't it? इंटू 4.2 इंटू 40 हो जाएगा। तो इससे टी का जो टाइम है कि कितने सेकेंड लगेंगे डिवाइड बाय 450 हम लोग निकाल सकते हैं। ये 0 ने 0 का कैंसिल कर दिया, 5 8 जा 5 9 जा, isn't it? तो ये हो जाएगा, और लगभग हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा, ये 9 0.9 4 जा 36, कितना बचेगा? 6 0, 6 और 0 कितना हो जाएगा? 60, 9 6 जा, तो 0.46 इंटू 1000, तो ये कितना होगा? 1 2 3 4, तो 1 2 460 इंटू 8, तो 0 6 8 जा 48, 6 4 जा 32, 3680 सेकेंड्स लगभग लगेंगे। यहाँ पर मैं 10 किलो का पानी अगर हमको हीट करना होगा तो। गॉट माय पॉइंट, isn't it? तो लगभग 3600 सेकेंड यानी लगभग 1 आवर के तकरीबन टाइम हमको लगेगा। कैलकुलेशन सब कुछ सही है ना? ओके, कहीं 0 एक खाता ज़्यादा कम ज़्यादा तो नहीं हो गया है ना? ठीक है, तो ये था। तो हमको हीट कितनी लगती है? हीट तो ms डेल्टा टी लगती है। एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम। लॉस था इसलिए मैंने क्या किया, 10% लॉस है तो वो काट के 0.9 ले लिया है। गॉट माय पॉइंट। अभी यहाँ पर आते हैं, ऐसा ही सम है, इसमें भी वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस है, रेडियस ये पूरा गीजर है, ये गीजर है एक्चुअली, पाइप मैंने ऐसा ही होता है गीजर, एक आउटलेट पाइप होता है, पर वो गीजर में क्या होता है, आउटलेट पाइप का गीजर कहीं ऊपर होता है, पाइप क्या होता है वॉल के अंदर से
सीधा टैप पे कनेक्टेड होता है, तो मैंने गीजर को डायरेक्टली टैप से कनेक्ट किया है। रेडियस 1 सेंटीमीटर है। स्पीड ऑफ वाटर, जो बाहर निकलने वाला वाटर है उसका स्पीड कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, Isn't it? कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। फाइंड द पावर ऑफ द गीजर इफ आउटकमिंग वाटर इज एट 50 डिग्री सेल्सियस। पावर ऑफ द गीजर कितना होना चाहिए, Isn't it? पावर ऑफ द गीजर, इधर लॉस वगैरह कुछ नहीं है, पावर क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम। अभी देखिए कभी भी बहुत ही सिंपल है, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 सेंटीमीटर यानी कितना हो जाएगा, 10⁻⁻² मीटर प्रति सेकेंड। टैप जो रहता है पाइप, वो कौन से शेप में रहेगा, सिलेंड्रिकल। और इसकी स्पीड कितनी है, पहले भी मैंने बताया है 10 मीटर पर सेकेंड है। मैंने पहले भी बताया कभी भी स्पीड इनसाइड द टैप आए तो मैं 1 सेकेंड की बात कर रहा हूं। कितने सेकेंड की बात कर रहा हूं, 1 सेकेंड की। 1 सेकेंड में पानी कितना ट्रैवल करेगा, 10 मीटर। यानी ये पाइप की जो हाइट होगी वो हमको 10 मीटर लेनी है। 10 मीटर 1 सेकेंड में ट्रैवल करेगा ना, मैं 1 सेकेंड की बात कर रहा हूं, मैंने टाइम को 1 सेकेंड अज्यूम किया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा। कभी भी पाइप का प्रॉब्लम आए, आप टाइम 1 सेकेंड ले लें और हाइट पाइप का 10 मीटर, यानी जो भी स्पीड होगा उतना लेना है। ये सिंपल ट्रिक है इसका। वॉल्यूम कितना आएगा, πr²h। पाई कितना है, उसको पाई ही रखते हैं फॉर टाइम बिंग। r कितना है, 10⁻² का स्क्वायर इंटू 10। गॉट माई पॉइंट। अभी ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो ये 10 इंटू 10⁻⁴ यानी 10⁻³ पाई, ये वॉल्यूम हो जाएगा, Isn't it? अभी डेंसिटी वाटर का कितना होता है केजी पर मीटर क्यूब में, 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होगा। तो मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी 10⁻³ है, ये आया कितना, 10⁻³ पाई। तो पाई ने इसको कट कर दिया तो सिर्फ क्या बचा, पाई केजी ही मास बचा। अभी पाई केजी मास बचा है तो हीट कितना लगेगा, हीट लगेगा MS डेल्टा T। M कितना है, पाई केजी। S कितना है, 4.2 जूल, Isn't it? और डेल्टा T कितना है, डेल्टा T 10 डिग्री से हमको कहां तक जाना है, 50 तक, यानी 40 तक डिग्री क्या है, चेंज है। तो ये कितना होगा, अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 3.14 इंटू 4.2 इंटू 40, Isn't it? तो ये कितना होगा, 3.14 इंटू 40 यानी 12.56, तो 125.6 होगा इंटू लगभग 4.2, तो 125 इंटू 4 यानी 500 करीबन 510 कुछ ऐसे अप्रोक्सीमेटली मैं लिख रहा हूं। ये कुछ हीट जूल में होगी, Isn't it? ये हीट कुछ क्या हो जाएगी, जूल में होगी। गॉट माई पॉइंट। तो अगर ये हीट जूल में होगी, एक मिनट, हाँ, ये क्या है, 4.2 जूल पर ग्राम है। तो अगर मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, S कितना है, 4.2 जूल पर ग्राम है, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 4.2 इंटू 1000 करेंगे तो 4200 है, नहीं इधर 1000 एक्स्ट्रा आएगा, तो इतना 510⁻³ जूल होगा, Isn't it? S क्या है, यहाँ किलो जूल में लेना है, केजी है ना, केजी। ये 4 जूल पर ग्राम था, ये किलोग्राम है, Isn't it? तो पावर कितना आएगा, पावर आएगा हीट अपॉन टाइम। टाइम तो मैंने 1 सेकेंड ऑलरेडी, ये पूरा सब कुछ 1 सेकेंड में हो रहा है, तो 510 इंटू 10⁻³ होगा। तो क्या हो जाएगा, इतना वैट आना चाहिए, 510 इंटू 10⁻³ यानी 510 किलोवाट आंसर आएगा, 510 किलोवाट आंसर आएगा। गॉट माई पॉइंट। तो ये एक और शानदार सम आपके सामने गीजर वाला, स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं।
देखिए यहाँ पर आगे के और सम्स हैं। अभी इसमें क्या है, एक बुलेट है जो कि 100 ग्राम की है, वो क्या कर रही है 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आ रही है, इज़न्ट इट। तो 500 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, वो सीधा जाके ब्लॉक को टकराई। अगर सीधा जाके अगर वो ब्लॉक को टकराएगी तो होगा क्या कि जो ब्लॉक है वो उसको रेजिस्टिव फोर्स देगा। तो उसने क्या दिया है, 40% एनर्जी इज लॉस्ट इन हीट। तो इसमें से जो 40% एनर्जी है वो हीट में चली गई है, इज़न्ट इट। और हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक। तो फाइंड इन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक, तो एनर्जी कितनी है, एनर्जी हाफ mv² होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है। एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, एनर्जी लिखी जाएगी हाफ mv², इज़न्ट इट। पर इसमें से हीट में कितनी गई है, हीट में गई है हाफ mv², 40% गई है, इज़न्ट इट। हीट में कन्वर्ट कितनी हुई है, यहाँ पर लॉस 40% इन हीट है ना, हीट में 40% गया है, इसलिए 0.4 से मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो 2 1 जा 2, 0.2 जा। तो यही हीट जो है वो टेम्परेचर चेंज पैदा करेगी, ms डेल्टा टी, इज़न्ट इट। और इसने S दिया है 50 जूल प्रति ग्राम। तो हीट कितना है, m कितना है, मास 100 ग्राम, इंटू v कितना है 500 का स्क्वायर, ये कितना है 0.2, इक्वल टू मास इधर भी है, इधर मास किसका लेंगे, ब्लॉक का, क्योंकि ब्लॉक का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो 2000 ग्राम है। एस कितना है ब्लॉक का 50, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। गॉट माय पॉइंट। तो यहां पर कितना है, देखिए कि 100 इंटू 500 इंटू 500 इंटू 0.2 अपॉन 2000 इंटू 50 इक्वल टू डेल्टा टी। तो ये कितना होगा, 0 0 0 0 कट हो जाएगा, ये 0 को मार देगा, ये 0 को काट देगा। तो ये क्या आएगा, 5 1 जा 5 10 जा, ये 10 इंटू 0.22 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा टी कितना आएगा 50 डिग्री सेल्सियस। मान लो इस ब्लॉक का इनिशियल टेम्परेचर भी मैं आपको दे दूं कि वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये कितना होगा, टी फाइनल माइनस 20 इक्वल टू 50। तो इस तरह से टी फाइनल भी आप 70 डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट कर सकते हो। ये सिंपल प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं कि बुलेट है, ऊपर से ब्लॉक नीचे गिर रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी में इतना कन्वर्ट हो जा रहा है। तो दैट इज ऑल बेस्ड ऑन कि जो भी एनर्जी लॉस होता है हीट में जाता है, दैट यू हैव टू इक्वेट विद ms डेल्टा टी। ऐसे बहुत सारे वैरायटी बनाई जा सकती है जो आपको असाइनमेंट में मिलेगी, पर आपको क्या करना है, सेम जो किया है वैसा ही काम करना है। अभी दूसरा है S जो है स्पेसिफिक हीट इज मास m का AT² प्लस BT³, ये T टेम्परेचर में दिया गया है और टेम्परेचर 0 से T वेरी कर रहा है। उन्होंने पूछा है एनर्जी रिक्वायर्ड। देखिए जो S है हर बार T के साथ चेंज होगा। तो मान लो कि मैं एक छोटे से टेम्परेचर के लिए एक छोटी सी एनर्जी लिखूं, एक छोटी सी एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, ms डेल्टा T, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर dt, isn't it? क्योंकि हर टेम्परेचर चेंज के साथ S चेंज हो रहा है तो एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो मास तो m है, S कितना है AT² प्लस BT³, सिंपल। अभी मुझे टोटल एनर्जी चाहिए, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये पूरे को m AT² प्लस BT³ dt को इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर कैपिटल T तक। तो ये क्या हो जाएगा, m ऐसे ही a t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3 और b t⁴/4, 0 से लेकर कैपिटल T तक। T कैपिटल T पुट करेंगे तो ये क्या होगा, m a t³/3 प्लस b t⁴/4, ये फाइनल आंसर आएगा। जस्ट यू हैव टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन
टी रेज टू एन का क्या होता है, टी रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो टी स्क्वायर का 2 प्लस वन अपॉन 2 यानी 2 प्लस वन 3 और टी क्यूब का 3 प्लस वन 4 होगा 4 अपॉन 4। एक बार टी सब्स्टिट्यूट करना है, जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो तो जीरो ही आएगा। तो ये वैरायटी ऑफ सम्स अलग अलग एनर्जी और पावर पे पूछे जाते हैं, इज़न्ट इट। तो आपको समझे हैं, गीजर का सम समझाया मैंने, अलग अलग 5-6-8 सम्स लिए हुए हैं। तो आप रिवाइज कीजिए, स्क्रीन पॉज करके हर एक सम कॉपी डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे वो है ट्रांसफर ऑफ हीट। अभी हमने पहले सिर्फ हीट के बारे में देखा, उसके बाद मिक्सिंग के बारे में देखा। वी हैव नॉट गॉन इनटू द हाउ द हीट है, मीन्स हाउ द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। हीट कैसे ट्रांसफर होता है उसके बारे में हम लोगों ने नहीं देखा है। देखिए, अगर आप वही एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि अगर आप गर्मी का सीज़न है और गर्मी के सीज़न में आप दोपहर को 2 बजे पे एक पार्क में गए और ये वहाँ पर एक क्या है वुडन का बेंच है और एक क्या है आयन का बेंच है, तो आप किस पे बैठना पसंद करोगे? कौन? तो डेफिनेटली सबका आंसर होगा कि सर हम वुडन बेंच पे बैठना पसंद करेंगे। ये वुडन बेंच पे बैठना पसंद करोगे तो वुडन, ऐसा नहीं है कि वुडन बेंच पे आपको कुछ महसूस नहीं होगा, उसमें भी आपको अच्छा खासा क्या हो जाएगा, हीट का आनंद मिल सकता है। पर होता क्या है कि हमको ऐसे मिसकंसेप्शन है कि वुडन का जो चेयर होगा वो ठंडा होगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोपहर को 2 बजे जो भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा दोनों बेंचेस का वही होगा। पर जैसे हम लोग क्या करते हैं, आयन के बेंच में बैठेंगे तो उसका हीट ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है। अभी यानी अगर दोपहर को 2 बजे दोनों का टेम्परेचर होगा सेम, पर जब ही यानी सन आया होगा तो जस्ट सन आने के बाद जो यानी आयन का बेंच है वो धीरे धीरे एकदम फास्ट क्या हो जाएगा, हीट होगा, क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। पर जो वुडन बेंच होगा वो स्लोली हीट होगा। तो हीट ट्रांसफर में फर्क है, इजंट इट? हीट ट्रांसफर में फर्क है, क्योंकि एस जो वुड का है वो बहुत बड़ा है और आयन का बहुत कम है। तो हीट जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उसका एस छोटा होता है तो वो जल्दी हीट होते हैं, इजंट इट? तो हीट ट्रांसफर का पढ़ना बहुत जरूरी है। हीट ट्रांसफर 3 तरीके से होता है। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन की अगर मैं बात करूं, पहले डिटेल में हम लोग तीनों को देखेंगे। कंडक्शन में देखो होता क्या है कि जैसे ही मैं किसी चीज, जैसे मान लो कि एक आयन, मैंने रॉड को आपने बहुत बार ऐसे एक्सपेरिमेंट, रॉड को हीट करना एक एंड से स्टार्ट किया और यहां पर एक बटर का पीस रखा, तो क्या ये बटर का पीस मेल्ट होगा? डेफिनेटली होगा। पर मैं हीट तो इस एंड पे कर रहा था, उस साइड का बटर मेल्ट कैसे हुआ? तो क्या हो गया है? आप बोलोगे सर रॉड में से हीट ट्रांसफर हो गई है, पर ये कैसे हुई है? देखिए, मैंने बताया कि पार्टिकल्स जो होते हैं, डिटेल में हम बाद में जाएंगे, पर एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं। जो अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं रॉड के, वो क्या होते हैं कि कंटिन्यूअसली वो वाइब्रेट हो रहे हैं, इजंट इट? कंटिन्यूअसली वो क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं। जैसे ही हीट करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशन बढ़ती जाती है और वो जोर जोर से एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और जैसे ही टकराना होगा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ये एनर्जी ट्रांसफर होती है। ऐसे करते करते पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो क्या होता है, पार्टिकल्स खुद नहीं मूव करते, खाली धक्का देकर एनर्जी ट्रांसफर करके आ जाते हैं। तो कंडक्शन में पार्टिकल्स don't displace, they do not move, just transfer of energy। ये जस्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है।
इट इज अ जस्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कंडक्शन में वाइब्रेशन से एनर्जी ट्रांसफर होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग कन्वेक्शन पे। कन्वेक्शन में आपने कई बार दूध या पानी उबालते हुए देखा होगा, लिक्विड्स, हाँ, कंडक्शन मेनली सॉलिड्स में होता है और कन्वेक्शन लिक्विड्स और फ्लूइड्स में ज्यादा होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैंने ये पानी का भरा हुआ एक घड़ा, इसको हीट करना शुरू किया, अभी हीट करना शुरू करूंगा तो जो लोअर लेवल होगा वो सबसे पहले हीट होगा। जैसे ही हीट होगा इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, ऑन हीटिंग लिक्विड्स एक्सपांड, इसका डेंसिटी एक्सपांड होने से वॉल्यूम बढ़ गया। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा यानी डेंसिटी घटा तो ये लाइटर हो जाएगा, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ऊपर वाला लेयर नीचे आएगा। जब वो हीट होगा वो और एक्सपांड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके हर एक पार्टिकल क्या हो जाएगा, उसका हीटिंग होगा, वो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला पार्टिकल नीचे आएगा। तो इस तरह से करंट सेटअप हो जाता है। नीचे वाले पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे हीट होके, ठंडे वाले पार्टिकल्स नीचे आएंगे, फिर वो हीट होंगे, वो ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आएंगे। तो कंटिन्यूअसली ऐसे क्या हो जाएगा, लेयर बाय लेयर क्या हो जाएगा, यहां पर पार्टिकल्स आर सेट इनटू करंट, पार्टिकल्स आर सेट इनटू करंट, isn't it? Particles actually displace, particles actually क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, isn't it? ये मेनली लिक्विड्स और किस में होगा, गैसेस में ऐसा पॉइंट होता है। यहां पर कन्वेक्शन में पार्टिकल्स आर सेट इनटू करंट, isn't it? पर नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है अभी भी जीरो ही होता है। उसके बाद आता है रेडिएशन, उसके बाद आता है रेडिएशन। आपको पता होगा कि रेडिएशन, हाँ, जैसे इन दोनों को तो मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। रेडिएशन जैसे अर्थ, सन से अर्थ की तरफ हीट एनर्जी आती है, वो कैसे आती है, वहां पर कुछ बीच में मटेरियल मीडियम है क्या, नहीं, पर एनर्जी तो आ रही है। सन से अर्थ तक एनर्जी कितने मिनट में आती है, 8 मिनट्स में, 8 मिनट्स में वो एनर्जी यहां तक ट्रांसफर होती है, इतने टाइम में। तो ये एनर्जी जो है वहां पर मटेरियल मीडियम तो नहीं होता, क्या सन और अर्थ के बीच में तो वैक्यूम है। वैक्यूम क्या है, कुछ ना होने को वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम है तो एनर्जी सन से लेकर अर्थ तक आती है विदाउट एनी मटेरियल मीडियम, तो ये है रेडिएशन। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको पता होगा कि रेडियो वेव्स, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, फिर आता है विगब्योर, इंफ्रारेड, फिर आता है विगब्योर, रिवर्स में हमको विगब्योर, ये पूरा स्पेक्ट्रम होता है। अल्ट्रावायलेट, फिर और आगे जो है रेज, ये पूरा जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम है जो हम लोग किस में पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स में भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये जो होता है ये पूरे रेडियो एक्टिव स्पेक्ट्रम है। हालांकि ये हमको दिखते नहीं हैं, हाँ, हमको सिर्फ ये विजिबल रेडिएशन ही दिखते हैं, isn't it? तो कहने का मतलब क्या होता है, कभी भी कोई भी बॉडी, जैसे मान लो कि मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने अगर अभी रेड कलर की शर्ट पहनी है या ब्लू कलर की शर्ट, ये ब्लू कलर की शर्ट क्यों दिख रही है आपको, ब्लू कलर की शर्ट क्यों दिख रही है आपको, क्योंकि लाइट यहाँ पर गिर रही है और मेरी जो शर्ट है बाकी सब कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो क्योंकि ये ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है। पर यही मान लो घोर अंधेरा हो जाए तो आपको कैमरा में भी सिर्फ ब्लैक दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखने वाला, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है। पर अगर मान लो एक कोयला रहता है, कोयला में जलाऊं तो वो रेड कलर का दिखेगा, isn't it? दिखता है, नहीं दिखता है रेड कलर का। तो ऐसे माना यानी चीज है कि जब भी कोई भी चीज हीट करते हैं हम लोग, कोई भी चीज हीट करते हैं
तो वो रेडिएशंस एमिट करती है, इट रेडिएट्स एनर्जी। वो क्या करती है, एनर्जी रेडिएट करती है। इसलिए तो कोई भी चीज हम हीट करते हैं तो लाल कलर की दिखने लगती है, क्योंकि वो लाल कलर का जो रेडिएशंस हैं वो एमिट करती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वो एनर्जी जो रेडिएट होती है वो दूसरे बॉडी पर पहुंचती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिएशन मानते हैं। अभी जो है, जैसे मान लो कि अगर मैं एक हॉट बॉडी रखूं, मैं आपको 3 केस बताता हूं, एक कोल्ड बॉडी रखूं। तीनों केस अलग अलग हैं। अगर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में मैं हीट 3 तरह से ट्रांसफर कर सकता हूं। जैसे मान लो अगर मैं इधर एक आयन का रॉड लगा दूं, आयन का रॉड लगाया, यानी हीट ट्रांसफर कैसे होगी, कंडक्शन से। यहां पर क्या रखूं मैं, एयर के पार्टिकल्स, यहां एयर के पार्टिकल्स रखूं, तो हीट ट्रांसफर कैसे होगी, यहां पर कंडक्शन से होगी, यहां पर कन्वेक्शन से होगी। और वैक्यूम रहे और हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट कैसे पास होगी, वैक्यूम में। वैक्यूम रहा तो किससे पास होगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, रेडिएशन से। तो रेडिएशन में मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, कंडक्शन और कन्वेक्शन में मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। ये मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का। और हम आने वाले चैप्टर्स में एक पर्टिकुलर एक पूरा लेक्चर कंडक्शन को डिवोट करेंगे, एक पूरा लेक्चर कन्वेक्शन को डिवोट करेंगे। रेडिएशन खैर हमारे इतना डिटेल में नहीं है, पर उसके बारे में भी मैं आगे चल के बताऊंगा। तब तक आप इतना ओवरव्यू रीड करिए, इसके छोटे नोट्स आप खुद भी बना सकते हैं, टेक्स्ट बुक रीड करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।